डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इसकी यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के दो पार्ट्स जो थे, इंट्रोडक्शन इसका सामान्य परिचय, और रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा था इसके बारे में हमने बता दिया था कि इसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए यूनिट जो थर्ड है, इसमें हमारा आता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा आता है हमारा नेक्स्ट? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है इसके अंतर्गत देखिए यहाँ से इनफाइनाइट स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सिलेक्शन रूल्स, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा है उसके अंतर्गत हम यहाँ से सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर है इसको हम हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त दोलक। और सरल आवर्त जो दोलक होता है वो क्या होता है, इसको हम दो गेंदों का जो कंपायमान तंत्र है उसकी सहायता से एक्सप्लेन करेंगे। और सरल आवर्त जो दोलक होता है, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है, उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्शन जो रूल्स हैं, चयन जो नियम हैं, उनका यहाँ पे अध्ययन करते हैं। और सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है उसका इक्वेशन जब हम यहाँ से प्राप्त करेंगे तो क्या होता है, d2 साई बाई dx स्क्वायर, d2 साई x होता है, d2 x बाई dt स्क्वायर d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x प्लस, मैं नीचे रिटर्न कर देता हूँ इसको, देखिए इस प्रकार से, प्लस ओमेगा स्क्वायर x और इक्वल टू इसका जो वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है, सरल आवर्त जो दोलक होता है, सरल आवर्त दोलक का जो मैथमेटिकल रूप होता है वो क्या होता है, d2x बाई dt स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये सरल आवर्त दोलक का इक्वेशन कहलाता है। इसके बाद में यहाँ से इसके लिए सिलेक्शंस रूल पढ़ेंगे, चयन नियम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, यहाँ से स्पेक्ट्रम, इसके लिए स्पेक्ट्रम जो हैं उनके बारे में हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। और इसके लिए फिर इंटेंसिटी डिटर्मिनेशन, तो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन कैलकुलेशन करेंगे, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद इसका सिलेक्शन जो रूल्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसके जो चयन नियम होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद यहाँ से वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है उसके लिए, उसके पश्चात हम वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रम होता है इसका कंपनीय जो ऊर्जा स्तर होता है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक, यहाँ से हम डिटर्मिनेशन करेंगे, निर्धारित करेंगे। इसके पश्चात यहाँ से जो फोर्स कांस्टेंट हम डिटर्मिनेशन करेंगे, बल नियतांक हम जो निर्धारित करेंगे।
तो बल नियतांक और बंधन जो ऊर्जा होती है अर्थात फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड जो एनर्जी होती है, फोर्स कांस्टेंट और जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, इसके मध्य में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से पहला टॉपिक क्या हो गया, एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सलेक्शन रूल्स, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, इंटेंसिटी डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड क्वालिटेटिव रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। सरल आवर्त दोलक का थ्योरेटिकल पार्ट, इसका मैथमेटिकल पार्ट, इसके एनर्जी लेवल्स, सिलेक्शन रूल्स, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, बल नियतांक का निर्धारण, बल नियतांक और बंधन जो ऊर्जा होती है इसमें क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम यहाँ से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से इफेक्ट ऑफ अनहार्मोनिक मोशन एंड आइसोटोप ऑन द स्पेक्ट्रम। अनहार्मोनिक मोशन एंड आइसोटोप जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं कंपनी स्पेक्ट्रा पर अनावर्त का प्रभाव, अनहार्मोनिक इफेक्ट ऑन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा होता है इस पर हम कौन सा प्रभाव का अध्ययन करेंगे, अनावर्त का जो प्रभाव होता है, अनहार्मोनिक मोशन जो होता है, अनावर्त का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। और अनावर्त का जो प्रभाव है इसके लिए भी हम यहाँ से सलेक्शंस रूल का अध्ययन करेंगे। और यहाँ से हम अनावर्त का जो प्रभाव है इसके लिए हम हॉट जो बैंड होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन से बैंड के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, हॉट बैंड के बारे में यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हॉट जो बैंड होता है किसे कहते हैं। तो यहाँ से ये जो पेज है इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर है, सरल आवर्त दोलक वेरी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अनहार्मोनिक यहाँ से इम्पोर्टेंट है, और हॉट बैंड कहते किसे हैं, अनहार्मोनिक प्रभाव के आधार पर इसको एक्सप्लेन करवाता है। तो यहाँ से सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, सरल आवर्त दोलक, अनहार्मोनिक मोशन और हॉट बैंड यहाँ से क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये था आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इसके बाद देखिए यहाँ से अब नेक्स्ट यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टाइप आता है वो कौन सा आता है, रमन स्पेक्ट्रम। और रमन जो स्पेक्ट्रम है, सबसे पहले रमन जो स्पेक्ट्रम होगा उसकी परिभाषा हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि रमन स्पेक्ट्रम होता क्या है, किसने दिया था, और इसकी जो क्रियाविधि होती है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार से यहाँ पे प्रकीर्णन संभव होता है, रमन विस्थापन क्या होता है, रमन प्रभाव की जो क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म ऑफ जो रमन इफेक्ट है वो क्या होती है, कौन कौन से सिद्धांतों पर यह आधारित होता है। तो रमन प्रभाव की जो क्रियाविधि है ये मुख्यतया दो सिद्धांतों से यहाँ पे प्रभावित होता है। रमन प्रभाव का चिरसंवत सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं ध्रुवणता की अवधारणा। ध्रुवणता की जो अवधारणा है इसको हम दो प्रकार के प्रभावों से अध्ययन करेंगे, कंपन का प्रभाव अर्थात इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन एंड घूर्णन का प्रभाव इफेक्ट ऑफ रोटेशन। इसका दूसरा जो सिद्धांत है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत। तो देखिए रमन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें हम किस किस का अध्ययन करने वाले हैं, रमन स्पेक्ट्रम। तो रमन स्पेक्ट्रम में कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। रमन जो स्पेक्ट्रम है इसके बेसिक प्रिंसिपल और जो बेसिक इसके एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे।
रमन प्रभाव की परिभाषा यहाँ पे हम जानेंगे। रमन विस्थापन के बारे में यहाँ पे जानेंगे हम। प्योर रोटेशनल एंड प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल सिलेक्शन रूल। और डायोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल होता है, ये दो सिद्धांत यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ध्रुवणता की अभिधारणा और रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत। इसके पश्चात यहाँ से हम डिस्कस करेंगे प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा और डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल। द्विपरमाणु कणों का जो शुद्ध घूर्णन होता है उस पर रमन स्पेक्ट्रा का क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में विद डायग्राम हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और इसके जो सिलेक्शन रूल हैं उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो रमन स्पेक्ट्रा है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल्स पूछ लेता है। और प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रमन जो स्पेक्ट्रम है, सबसे पहले और आपसे पूछेगा कि रमन प्रभाव होता क्या है, रमन विस्थापन क्या होता है, रमन प्रभाव के कितने सिद्धांत हैं, उनको किस प्रकार से हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्रुवणता की अभिधारणा क्या होती है, ठीक है, रमन प्रभाव का जो क्वांटम सिद्धांत होता है वो क्या होता है। तो रमन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंतर्गत हम बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं एंड एप्लीकेशन जो इसके हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी जो है, ध्रुवणता की जो अभिधारणा है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रम हमारा आता है, नेक्स्ट स्पेक्ट्रम कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की हम यहाँ पे बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेक्शन रूल्स एंड फ्रेग-कोल्डन प्रिंसिपल, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्मा पाई। यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, सिग्मा पाई एंड नीटा, देयर एनर्जी लेवल्स एंड रेस्पेक्टिव ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है इस वाले पोर्शन में यहाँ पे देखिए, एक तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक-कोल्डन प्रिंसिपल। फ्रैंक-कोल्डन जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम से यहाँ से वो आपसे पूछ सकता है कि फ्रैंक-कोल्डन सिद्धांत को समझाइए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ से जो क्वालिटेटिव जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, सिग्मा टू सिग्मा में हो रहा है, सिग्मा टू पाई में हो रहा है, सिग्मा टू नीटा में हो रहा है, पाई टू पाई स्टार में हो रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांजिशन होता है, ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा है इसमें मुख्यतः यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बताए। और इनमें से भी कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, फ्रैंक-कोल्डन जो प्रिंसिपल है, फ्रैंक-कोल्डन जो सिद्धांत है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो मेनली जो ट्रांजिशंस होते हैं, सिग्मा पाई और नीटा, इनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एंड रमन स्पेक्ट्रम। इससे पहले हमने डिस्कस किया वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसका इंट्रोडक्शन। तो ये यूनिट आपकी थी थर्ड में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन जाना, उसके पश्चात रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, उसके पश्चात हमने यहाँ पे वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा है उसमें बताया कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हमने रमन जो स्पेक्ट्रम है
उसमें हमने बताया कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट हैं, और लास्ट में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया कि फ्रैंक कोडन जो प्रिंसिपल होता है और जो इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशंस होते हैं वो यहाँ पे क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो ये यूनिट थी आपकी 3rd यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री की। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी उसके बारे में बताते हैं आपको। यूनिट नंबर जो 4th है आपकी, यूनिट नंबर 4th यहाँ पे आपकी कौन सी आती है, फोटो केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 4th आपकी यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है फोटो केमिस्ट्री। और फोटो जो केमिस्ट्री है इसको हम प्रकाश रसायन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको हम? प्रकाश रसायन के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश जो रसायन है इसके अंतर्गत हम यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ से इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन। इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन, विकिरणों का जो इंट्रैक्शन होता है वो यहाँ पे किस प्रकार से होता है, विद मैटर, पदार्थ के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। पदार्थ के साथ जो रेडिएशन, विकिरणों का जो इंट्रैक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है। उसके पश्चात हम यहाँ से अध्ययन करेंगे डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। थर्मल और जो फोटोकेमिकल प्रोसेस होती हैं उनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो फोटोकेमिकल प्रकाश रसायन और थर्मल जो रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, और फोटोकेमिस्ट्री की जो नियम हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फोटोकेमिस्ट्री के नियम यहाँ पे कौन कौन से डिस्कस करेंगे हम, ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ठीक है, तो यहाँ से जो ये 2 नियम हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है कि फोटो जो केमिस्ट्री होती है उसके ग्रोथस-ड्रॉपर लॉ और स्टार्क आइंस्टीन नियम की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से ये जो नियम है आपके ग्रोथस-ड्रॉपर का नियम और स्टार्क आइंस्टीन का नियम, ये दोनों इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं और एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ज़ेबलोंस्की डायग्राम, इस यूनिट का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। ज़ेबलोंस्की डायग्राम, ज़ेबलोंस्की जो डायग्राम है इस पार्ट से हर बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज़ेबलोंस्की डायग्राम जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंतर्गत सभी चीज़ें आती हैं, जैसे विकिरणीय प्रक्रम क्या होता है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस क्या होती है, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोसेस क्या होती है, फ्लोरोसेंस क्या होता है, फास्फोरेंस क्या होता है, अर्थात स्फुरदीप्ति क्या होती है, प्रतिदीप्ति क्या होती है, स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति में क्या अंतर होता है। ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस होती हैं वो क्या होती है, अंतः सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है। तो ज़ेबलोंस्की जो आरेख है यहाँ पे इस यूनिट का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इस यूनिट को जब हम कवर करेंगे तो इस टॉपिक को तो आप नहीं छोड़ सकते। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बन जाता है। ज़ेबलोंस्की डायग्राम, ज़ेबलोंस्की आरेख क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़ेबलोंस्की आरेख को समझाइए। ठीक है, ज़ेबलोंस्की आरेख को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से वो पूछता है आपसे ज़ेबलोंस्की आरेख की उत्तेजित अवस्था को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे यहाँ से पूछता है ज़ेबलोंस्की आरेख की सहायता से स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे यहाँ से पूछ सकता है ज़ेबलोंस्की आरेख के अनुसार प्रतिदीप्ति को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे यहाँ से पूछ सकता है ज़ेबलोंस्की आरेख की सहायता से स्फुरदीप्ति को समझाइए।
नेक्स्ट आपसे वो यहाँ से पूछ सकता है इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, इसको ज़ेबलोन्स की जो डायग्राम है इसकी सहायता से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में वो पूछ सकता है विकिरणी और अविकिरणी प्रक्रम अर्थात रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव जो डीके होता है प्रक्रम होता है उसके बारे में ज़ेबलोन्स की आरेख की सहायता से समझाइए। तो ज़ेबलोन्स की आरेख से देखिए कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए ज़ेबलोन्स की आरेख के अंतर्गत ही हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, ज़ेबलोन्स की डायग्राम और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, डिस्पेटिंग वेरियस प्रोसेस अक्योरिंग इन दी एक्साइटेड स्टेट, इसकी उत्तेजित अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस, स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति जो होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनका जीवन काल क्या होता है, ट्रांजिशन इनमें किस प्रकार से संपन्न होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कन्वर्जन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पे ज़ेबलोन्स की जो डायग्राम है इसमें नॉन रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस है, नॉन रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, अविकिरणी प्रक्रम कहते हैं। कौन सा प्रक्रम कहते हैं, अविकिरणी। तो मैंने आपको अभी बताया कि ज़ेबलोन्स की डायग्राम की सहायता से भी हम विकिरणी प्रक्रम और अविकिरणी जो प्रक्रम होता है उसकी क्रियाविधि को हम यहाँ से समझ सकते हैं। और नॉन रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस है इसकी सहायता से हम इंटरनल जो कन्वर्जन होगा, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग जो होगा, अंतः क्रॉसिंग की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका क्वांटम या क्वांटम लब्धि क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो क्वांटम जो यील्ड है ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक है आपका ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे और इनमें जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ से ये जो पेज है इसमें दो टॉपिक्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया ज़ेबलोन्स की डायग्राम, और ज़ेबलोन्स की जो डायग्राम है इसमें सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे, फ्लोरोसेंस, फास्फोरोसेंस, रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, एक्साइटेड स्टेट, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। सेकंड जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्या है, क्वांटम यील्ड, क्वांटम लब्धि क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। और क्वांटम जो लब्धि होती है ये भी टू टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, निम्न क्वांटम लब्धता और उच्च क्वांटम लब्धता। और ये जो वाला पेज था इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्या हैं, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन के नियम। और प्रकाश जो रसायन के नियम इसके अंतर्गत दो नियम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ग्रोथस्ट्रोपर का नियम और स्टार्क आइंस्टीन का नियम। ये दोनों जो रोल हैं ये क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट आता है ये इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे इस यूनिट का। वो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट ये आता है आपका इस यूनिट का। सेकंड पार्ट कौन सा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं और मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या होती हैं इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंतर्गत हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे पोलराइजेशन, क्लॉसियस मेसोटिफिकेशन, orientation of dipoles in an electric field, dipole momentum, induced dipole momentum, measurement of dipole momentum, temperature method and refractive method, dipole moment and structure of molecule, magnetic properties, paramagnetism, diamagnetism and ferromagnetism।
ठीक है। तो यहाँ से इन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बन जाते हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे क्लॉसियस-मेसोटी जो समीकरण है, क्लॉसियस-मेसोटी जो इक्वेशन है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, क्लॉसियस जो मेसोटी इक्वेशन होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम यहाँ से जो चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबकीय गुण क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, लौह चुंबकीय क्या होता है, फेरी चुंबकीय क्या होता है, फेरी लौह चुंबकीय क्या होता है, प्रति लौह चुंबकीय क्या होता है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थों को कितने भागों में यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है, नील टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। चुंबकीय पदार्थों के आधार पर ही हम यहाँ पे नील टेम्परेचर और जो क्यूरी टेम्परेचर होता है उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो क्लॉसियस-मेसोटी इक्वेशन होता है, क्लॉसियस-मेसोटी इक्वेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और क्लॉसियस जो मेसोटी इक्वेशन है वो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लॉसियस जो मेसोटी इक्वेशन होता है वो होता है एप्साइलॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस एप्साइलॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस एप्साइलॉन इंटू Vm इक्वल टू 4/3 पाई अल्फा डी इंटू n। तो यहाँ से अभी तो आपको यही ध्यान रखना है कि क्लॉसियस-मेसोटी जो इक्वेशन होती है वो क्या प्राप्त होगी हमें, एप्साइलॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस एप्साइलॉन इंटू Vm इक्वल टू 4/3 पाई अल्फा डी n। ये किस प्रकार से यहाँ पे आती है इसको हम जब इसको पढ़ाएंगे उस दौरान इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके पश्चात यहाँ से जो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है ये इसका अथवा वाला पोर्शन हो जाता है। तो यहाँ से नीचे इसका जो पोर्शन है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो हुआ पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, और इनके आधार पर नील टेम्परेचर और क्यूरी जो टेम्परेचर होता है, और चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, चुंबकीय गुण ये क्यों दर्शाते हैं, चुंबकीय पदार्थों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, नील टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रम है इसके अंतर्गत क्लॉसियस जो मेसोटी इक्वेशन है, क्लॉसियस जो मेसोटी इक्वेशन है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और जो इसके चुंबकीय जो गुण है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसका अथवा वाला जो पोर्शन है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ये इसका सेकंड पोर्शन यहाँ पे हो जाता है। तो ये थी आपकी यूनिट 4 फोटोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे डिस्कस करना है ये मैंने आपको बताया। इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपसे। इसके बाद आपके सिलेबस की जो लास्ट यूनिट है वो आती है आपकी यहाँ पे
सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये आपकी लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस की, और लास्ट यूनिट जो है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक तो देखिए यूनिट जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म, और एलिमेंट्री जो क्वांटम मैकेनिज्म है उससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ हम वहाँ पे उसके जो एक तो न्यूमेरिकल्स भी वहाँ से करेंगे। तो एक क्वेश्चन वहाँ पे अथवा वाला जो पोर्शन होता है उससे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। यूनिट 5 में भी एक पार्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, दूसरे में भी एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल यहाँ से पूछा जाता है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यूनिट 5 जो है आपकी क्या दी हुई है आपको यहाँ पे, यूनिट 5 आपको यहाँ की मैंने सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हुआ विलयन, तनु विलयन तथा अणुसंख्यी गुणधर्म। तो हम इस यूनिट के अंतर्गत विलयन के बारे में जानेंगे, विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, इसके अणुसंख्य जो गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं, विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, किस प्रकार से विलय और विलायक आपस में मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से तो एक बार देख लेते हैं हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो यूनिट है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसके अंतर्गत हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श और अनादर्श विलयन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की जो कंसंट्रेशन है उसका निर्धारण करने की प्रमुख मेथड्स, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राउल्ट लॉ। इसके बाद हम यहाँ पे कौन सा नियम डिस्कस करेंगे, राउल्ट का नियम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपोर प्रेशर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिटर्मिनेशन, ऑस्मोटिक लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इस मेजरमेंट। तो यहाँ से मैंने आपको बताया राउल्ट का जो वाष्पदाब का नियम है, इसके आधार पर हम अनादर्श और आदर्श विलयनों की व्याख्या करेंगे। नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस हैं वो दो प्रकार से यहाँ पे विचलन दर्शाएंगी, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी एंड एक्टिविटी जो कोफिशिएंट है, सक्रियता और सक्रियता जो गुणांक है, उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और राउल्ट जो नियम है, राउल्ट का जो नियम है उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है लवरिंग ऑफ वेपोर प्रेशर, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया आपका यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। कौन से गुणधर्म कहते हैं उनको हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। और अणुसंख्य जो गुणधर्म होते हैं इसमें हम मुख्यतया अणुसंख्य गुणधर्मों के अंतर्गत हम यहाँ पे किस किस का अध्ययन करेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म जो हैं उसके अंतर्गत हम यहाँ पे एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर का अध्ययन करेंगे। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, उसकी परिभाषा यहाँ पे जानेंगे। कौन कौन सी विधि है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका जो मेजरमेंट होगा उसका मेजरमेंट किस प्रकार से यहाँ पे किया जाता है।
डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ ऑस्मेटिक मेथड, और ऑस्मेटिक जो मेथड है, परासरण दाब जो विधि है, उसके सहायता से मोलिकुलर जो वेट है, परासरण दाब जो है उसका मोलिकुलर जो वेट होता है उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो पेज है इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। राउल्ट्स लॉ इम्पोर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ क्या है, इम्पोर्टेंट है। आइडियल एंड नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी एंड एक्टिविटी जो कोफिशिएंट है इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से इसके बाद में ऑस्मेटिक जो प्रेशर है, परासरण जो दाब होता है वो क्या होता है, तो मैं यहाँ पे मैंने जो लाइनें मेंशन की हैं, यहाँ पे मैंने जो लाइंस मेंशन की हैं ये वाले टॉपिक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, राउल्ट्स लॉ, ऑस्मेटिक प्रेशर, और ऑस्मेटिक प्रेशर की सहायता से मॉलिक्यूलर वेट का यहाँ पे निर्धारण करना। इसके बाद में देखिए यहाँ से इस यूनिट में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेशर, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, thermodynamics derivation of relation between molecular weight and elevation of boiling point and depression in freezing point, experimental methods for determining various colligative properties, abnormal molar mass, degree of dissociation and association of solutes। इसके बाद इस यूनिट का जो सेकंड पार्ट आता है वो कौन सा आता है, यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से ये पार्ट। और इस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए हुए, तो जो वाष्प दाब था, वाष्प दाब का अवनमन पढ़ेंगे। मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि अणुसंख्य जो गुणधर्म है इसमें हम 4 प्रकार के गुणों का अध्ययन करेंगे, परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, लवरिंग ऑफ वेपोर प्रेशर दिया हुआ होगा यहाँ पे, लवरिंग ऑफ वेपोर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इवेलेशन, और हिमांक का अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डेस्प्रेशन। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिएगा आप यहाँ से। फर्स्ट जो टॉपिक है ऑस्मेटिक प्रेशर, सेकंड है यहाँ पे लवरिंग ऑफ वेपोर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, थर्ड है यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इवेलेशन, और फोर्थ टॉपिक है यहाँ पे हिमांक का अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डेस्प्रेशन। इन चारों में से जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हो क्या है, एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डेस्प्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक का जो उन्नयन है और हिमांक का जो अवनमन है वो किस प्रकार से होता है, और उनका जो मॉलिक्यूलर जो वेट होता है उनसे यहाँ पे किस प्रकार से रिलेशन होता है, वो क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जैसे क्वथनांक का उन्नयन हुआ, हिमांक का अवनमन हुआ, इसके निर्धारण की हम यहाँ पे विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वथनांक उन्नयन का निर्धारण करने की कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है, हिमांक अवनमन के निर्धारण के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, क्वथनांक उन्नयन द्वारा विलेय के अणुभार का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, हिमांक अवनमन को हिमांक मति भी कहते हैं, और हिमांक अवनमन का जो प्रायोगिक निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सी विधियों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो उन विधियों के बारे में भी हम यहाँ से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।
और लास्ट में आपका इस यूनिट का जो टॉपिक है वो है एबनॉर्मल मोलर मास, डिग्री ऑफ डिएसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अणुसंख्यी गुणों के असामान्य मान तथा वानठाप गुणांक। वानठाप जो गुणांक है इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो वानठाप फैक्टर अर्थात अणुसंख्यी गुणों के असामान्य मान हम कह सकते हैं इसको, या क्या कह सकते हैं, वानठाप गुणांक। और वानठाप जो गुणांक है उसका निर्धारण हम यहाँ से किस प्रकार से करते हैं, इसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, और इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास, डिग्री ऑफ डिएसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, और इसको हम यहाँ पे कौन से नियम के आधार पर यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा नियम ये कहलाता है यहाँ पे, वानठाप नियम ये कहलाता है यहाँ पे। तो इसको मैं नोट कर देता हूँ, ध्यान रहेगा आपको। वानठाप लॉ, तो यहाँ से जो एबनॉर्मल मोलर मास, डिग्री ऑफ डिएसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूशन को हम वानठाप जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और यहाँ से जो मोलर वेट होता है इसकी सहायता से वो आपसे एग्ज़ाम में जो है एग्जाम्पल देता है, एग्ज़ाम में वो आपको यहाँ से एग्जाम्पल देगा, और उसके लिए मोलर जो मास है, मोलर जो वेट है उसका कैलकुलेशन वो यहाँ से क्या करता है, करवाता है। इसके बाद क्वथनांक उन्नयन और हिमांक जो अवनमन है उसके निर्धारण की जो मेथड्स हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स का यहाँ पे उपयोग किया जाता है उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये आपका सिलेबस था यहाँ पे। तो देखिए कल की क्लास में आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, कल की क्लास में आपने यहाँ तक नोट कर लिया था। इससे नेक्स्ट आप यहाँ से इसको नोट कीजिएगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पर यूनिट वाइज यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप यहाँ से इम्पोर्टेंट नोट कर लेना, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और आने वाला जो आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। तो अधिकतम जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे बताए हैं उनमें से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनको आप अच्छे से कवर करना। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में आप ये नोट करोगे। नेक्स्ट ये नोट करने के पश्चात यहाँ से रमन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न करना है। ये यूनिट 3 थी आपकी। इसके बाद ये यूनिट 4 आपकी यहाँ से फोटोकेमिस्ट्री। पेज रिटर्न करने के पश्चात नेक्स्ट आपको ये वाला पेज रिटर्न करना है। अब ये मैंने आपको इसी में बता दिया कि ज़ेबलोंस्की डॉट डायग्राम, इसमें फ्लोरोसेंस, फास्फोरेंस, रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव सारी प्रोसेस यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। ये पेज रिटर्न करोगे। नेक्स्ट इसके बाद में सेकंड पार्ट इस यूनिट का, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद ये आपकी यूनिट 5 है, और यूनिट 5 में मैंने जहाँ जहाँ पे जिस टॉपिक्स के नीचे लाइन मेंशन कर रखी है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं।
ये फर्स्ट पार्ट था 5 यूनिट का, और लास्ट में ये जो है ये सेकंड पोर्शन है इस यूनिट का। और इस सेकंड पोर्शन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये मैंने आपको बताया। तो ये आपका सिलेबस था बीएससी पार्ट 3 का, तो इसको आपको यहाँ तक नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे जो फोटो केमिस्ट्री है, यूनिट आपकी कौन सी है, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर जो 4 है आपकी फ़ोटो केमिस्ट्री प्रकाश रसायन, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले सिलेबस को नोट कीजिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करते हैं फ़ोटो केमिस्ट्री प्रकाश रसायन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नई यूनिट के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।